हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज देखिए फिर मिल रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा सा ये अपना जो आता है 1964 तक की हिस्ट्री में जो आता है कि भाषाई और अन्य मुद्दों से कुछ सवाल बनते हैं, तो इन पर आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों के साथ इतना डिले रहा। खैर कोई बात नहीं। और आज भी जो थोड़ा सा चीज़ें टेक्निकली थोड़ी सी दूर रहीं वो एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग सीधे मिलेंगे। तो जो भाषाई और अन्य मुद्दे, इन्हें देखिए आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, पॉलिटी के सिलेबस में ये लगते हैं। तो जब आपने पॉलिटी में भी इन्हें पढ़ा है तो इतिहास में इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं भाई। तो यहां पर जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं भाई कि पॉलिटी में जो चीजें हम पढ़ते हैं, पॉलिटी में चीजें जो पढ़ते हैं वो पॉलिटी के हिसाब से हो जाती हैं। यहां पर इतिहास में थोड़ी सी चीजें सूचनात्मक हो जाती हैं, तथ्यात्मक हो जाती हैं, यूं कहें कि थोड़ा सा फैक्ट पे, अलग टाइप के फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो भाषाई और अन्य मुद्दों को हम लोग आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं केपी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में, और जुड़िएगा, इससे आनंद आएगा आपको, उम्मीद है। और सफलता तो मिलेगी बेटा अगर मेहनत कर लोगे, इसकी तो पूरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले देश में भाषाई समस्या पर विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भाई कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें मुख्य आपकी जो भाषाएं हैं वो संविधान में जो 22 भाषाएं दी हुई हैं उनको हम लोग मुख्य आज के हिसाब से मान सकते हैं। इस समय जो चीजें चलती हैं, यहां पर दिक्कत क्या है कि कुछ एक जगहों से भारत में अलग अलग भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात उठने लगती है। लोग चाहते हैं कि भाई जिन क्षेत्रों की एक भाषा है उनको एक अलग प्रदेश बना दिया जाए। इससे क्या होगा कि उन लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। मुद्दा क्या है भाई? सांस्कृतिक पहचान। ठीक है ना। ये सांस्कृतिक पहचान को लोग अपनी सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का विकास करना चाहते हैं। नतीजा वो चाहते हैं कि उनके भाषा के हिसाब से उनका स्टेट अलग बना दिया जाए। ये रहती है जो डिमांड सपोर्ट में है। सरकार इस चीज को नहीं चाहती है। नेहरू जी की सरकार है और नेहरू जी इस चीज को नहीं चाहते, क्योंकि नेहरू जी को यह लग रहा है, या जो देश के नेता हैं, केंद्रीय सरकार उस समय की है, उन्हें यह फील हो रहा है कि अगर भाषाई आधार पर राज्य बना दिए गए तो अभी अभी देश विभाजन की त्रासदी से गुजरा है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। इसके अलावा दुनिया भर की जो देसी रियासतों की समस्याएं हैं, जैसे तैसे एकीकरण कर पाया है सरदार पटेल जी ने, है ना। तो ये सारी काम किए गए आपका। उसके बाद अगर अब भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बना दिए जाएंगे तो सरकार को या नेहरू सरकार को यह डर है कि इस आधार पर भाषाई टकराव लोगों में हो सकता है। भाषाई टकराव की आशंका है, और भाषाई टकराव से देश की जो एकता है, एकीकरण है, उसको डाउनवर्ड देखना पड़ सकता है, एकता में खलल पड़ सकता है। क्योंकि भाई मान लीजिए तेलुगु भाषा वाले लोग हैं वो अपने प्रदेश में अपने हिसाब से चलेंगे, जो कन्नड़ भाषा वाले हैं वो अपने हिसाब से चलेंगे, हिंदी वाले अपने हिसाब से चलेंगे। नेहरू जी को या समूची केंद्र सरकार के ज्यादातर लोगों को इस समय जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाषाई टकराव के कारण या भाषाई आधार पर अगर देश को अलग अलग कर दिया गया तो समस्या हो जाएगी। ठीक है ना। इसी आधार पर अब चूंकि डिमांड तो उठी रही थी तमाम जगहों से, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों से, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों को यह लगता है कि हो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी उन पर थोप दी जाए। वो अपने प्रमाण देते हैं भाई। तमिल भाषी लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भाषा बनी, हमारी तमिल है वो आपकी ईसा पूर्व के समय से भाषा चली आ रही है। आप लोगों ने इतिहास में संगम काल पढ़े होंगे, ईसा पूर्व में, है ना। तो 3 संगम जो हुए थे, तमिल संगम, तो उनकी भाषा पुरानी है। वो कहेंगे भाई हमारी भाषा पूरे देश में क्यों ना पढ़ाई जाए, हमारी भाषा को ही राष्ट्रभाषा क्यों ना माना जाए। हिंदी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है तो हिंदी वाले लोग चाहेंगे कि उनकी भाषा देश में चले। कुल मिला के ये भाषाई समस्या शुरू हो गई।
इस आधार पर सरकार ने या यूं कहें जिस समय संविधान सभा ही थी सरकार के नाम पर, उसने 1948 में एस के दर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। और इस आयोग से यह पूछा गया कि आप अध्ययन करके बताइए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो है वो उचित है या अनुचित है। आप ये बताइए साहब। इस आयोग का यह काम था, जो एस के दर आयोग बना, कि इन्हें यह बताना था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण उचित है या अनुचित है, यानी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एस के दर आयोग को भी यही डर रहता है कि भाई भाषाई टकराव से राष्ट्रीय एकता जो है उसमें नकारात्मक असर पड़ सकते हैं। नतीजा, एस के दर आयोग जो है आपका, वो भाषाई आधार पर ये जो राज्यों की मांग है या राज्य निर्माण की बात है, ठीक है ना, इसको खंडित कर देता है। एस के दर साहब कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, भाषाई आधार पर भारत में राज्य नहीं बनने चाहिए, अगर बनते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है, राष्ट्रीय एकता खंडित हो सकती है। इस बात को लेकर आंध्र प्रदेश में मामला बिगड़ गया। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र है, तेलुगु, ठीक है ना। यहां पर स्वतंत्रता सेनानी थे 19 अक्टूबर 1952 को, और पोट्टली श्री रामलू, इन्होंने भाषाई आधार पर अलग प्रदेश बनाए जाएं, इस मांग पर अनशन शुरुआत कर दिया। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये मामला चल ही रहा था। स्वतंत्रता सेनानी थे, नतीजा आंध्र प्रदेश में इनका सम्मान बहुत ज्यादा था, जनता में इनका विश्वास बहुत ज्यादा था। 50 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी हो जाती है मृत्यु, और पोट्टली श्री रामलू की मृत्यु होते ही आंध्र प्रदेश जल उठता है। आंध्र प्रदेश में आंदोलन भयंकर हो गया, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति पर हमला और तमाम चीजें, जो भी एक खतरनाक आंदोलन के रूप में आप, जनता पूरी तरह से उग्र हो जाती है। तो इनकी रामल्लू साहब की मृत्यु ने आंध्र प्रदेश की जनता को उत्तेजित कर दिया। नतीजा, सरकार ने मजबूर होकर या यूं कह लें कि घबरा कर अलग आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया। तो अलग आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया पोट्टली श्री रामलू की मृत्यु के बाद। ये थे स्वतंत्रता सेनानी, तो इनका सम्मान जो है वो बहुत ज्यादा था, लोगों में पकड़ अच्छी थी, तो लोग इनके सम्मान में भाई कि भाई ऐसा महान व्यक्ति, और देखिए सरकार ने सुनी नहीं, भूख हड़ताल से मर गया। अरे पहले अंग्रेज सरकार हुआ करती थी, नहीं सुनती थी तो हम कह सकते थे कि भाई विदेशी है, अपने देश की सरकार नहीं सुन रही है। नेहरू जी घबरा जाते हैं, पूरी सरकार आपकी घबरा जाती है, और तत्काल आनन फानन में पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की मान्यता दे दी जाती है। और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश जो है हमारे देश में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है। अब आंध्र प्रदेश बन गया, तो अब भाई दूसरों को आप कैसे रोकोगे? यह तो हो नहीं सकता कि भाषा के आधार पर आपने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया, अब दूसरे राज्यों को आप रोक दें कि भाषाई आधार पर अब नहीं बनेंगे। यह पॉसिबल नहीं हो सकता था। नतीजा, इस बात को देखते हुए सरकार ने 22 दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया और कह दिया गया कि भाई आप देखिएगा, भाषाई आधार पर राज्य अब बना ही दिए जाएं। जब सब लोग डिमांड कर रहे हैं तो लोकतंत्र में यह जरूरी है। आंध्र प्रदेश जैसे आंदोलन अब सरकार और जगहों पर नहीं चाहती थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस फजल अली, ठीक है ना, ये अध्यक्ष थे। फजल अली आयोग किस मुद्दे पर बना? तो राज्य पुनर्गठन के मुद्दे पर बना, ठीक है ना। और इसके मेंबर जो थे हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ये साहब इसके सदस्य चुने गए। अच्छा, 1953 की बात है। राज्यों में, रियासतों में जो भी चीजें हो रही थी वो कर रहे थे अब तक पटेल जी, लेकिन पटेल जी का 1950 में हो जाता है स्वर्गवास। पटेल जी 1950 में दिवंगत हो गए, तो अब जो है सारी चीजें मतलब पटेल का दखल यहां पर आप नहीं देखेंगे। पटेल जी का, सरदार पटेल लौह पुरुष का दखल जो है वो, चूंकि 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर होते तो संभवतः इन मामलों में उनकी प्रमुख भूमिका होती, संभवतः तो होती ही, गृह मंत्री भी थे तो होती ही, ठीक है ना।
इस आयोग ने, जो फजल अली आयोग बना, सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी भाई। और इन्होंने केवल ये देखा कि भाई अब राज्य भाषाई आधार पर तो बन ही रहे हैं, अब बन रहे हैं तो उनकी बाउंड्री कहां पर होगी, कौन सा जिला किस राज्य में रहेगा, ये सब चीजें भाषा के आधार पर। मान लीजिए किसी जिले में 2-3 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, अब वो किस जिले किस प्रदेश में रहेगा, तो ये सारे फैसले इस आयोग को करने थे। इस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने भाई कह दिया कि अब भाई बनाइए राज्य। तो नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बनाया गया। इसके द्वारा ABCD जो श्रेणी के राज्य थे, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़े थे, ठीक है ना, तो वो खत्म कर दिए गए। ABCD वाली कैटेगरी खत्म कर दी गई। राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया, जैसा हैदराबाद में दिया गया था कि भाई हैदराबाद के नवाब जो हैं, निजाम, वो राज प्रमुख के पद पर रखे गए थे या उनका सम्मान बचाए रखने के लिए। चलो भाई ठीक है, आप ज्यादा जिद ना करो, राज प्रमुख आप बने रहो। यह पद भी यहां से समाप्त कर दिया जाता है। तो 1956 में यह राज प्रमुख का पद समाप्त होता है। यानी सवाल यहां से यह भी बन सकता है कि हैदराबाद के निजाम को जो राज्य प्रमुख बनाया गया था, उन्हें कब अपने पद से हटाया गया? तो 1956 में। छोटी बहुत सी रियासतें थी, वहां भी कुछ रियासतों में राज्य प्रमुख के तौर पर या उस आसन पर वहां के नवाब को, वहां के शासक को बिठाया गया था, वो सब यहां से समाप्त कर दिए गए। और इस आधार पर आपका ABCD राज्यों के बीच अंतर यहां पर समाप्त हो गया। एक बार फिर मैंने यहां पर आपको रख दिया है, आप देख सकते हैं ABCD राज्यों में कौन कौन राज्य रखे गए थे, ठीक है ना। ये आपका भाग का है, माने A, B, C और D। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है दोस्तों। तो ये ABCD की कैटेगरी जो है, ये इसका सेकंड पार्ट, ABCD की कैटेगरी यहां से समाप्त हो जाती है। ABCD की कैटेगरी समाप्त करने के बाद जो चीजें होती हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डजंट मैटर। ABCD कैटेगरी समाप्त होने के बाद भारत को बांट दिया गया 14 राज्यों में। और उस समय जो निकल के आया, ये निकल के आया आपके भारत का नक्शा, देखिए यहां पर दिया हुआ है भाई 1956, ये नक्शा बन के आया, ठीक है ना। इस नक्शे के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। सिंपल सी बात है। यह सवाल कई बार पूछा जाता है, पॉलिटी में भी पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि संविधान के आरंभ पर भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो यही आपका यहां पर मिल रहा है, देखिए कि 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित इकाइयों में बांट दिया गया। ये राज्य कौन से हैं? तो राज्य आपके सामने जम्मू कश्मीर, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 14 राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है भाई। ये 6 केंद्र शासित इकाइयां भारत में इस समय बना दी गई। तो ये चीज होती है आपकी 1956 फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है ना। जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट है, इस आधार पर दोस्तों ये बनाए गए। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कतें बनती नहीं है, ज्यादा कुछ सवाल भी नहीं बनते। इसके बाद एक क्रम के तौर पर जम्मू कश्मीर में जो चीजें होती हैं, कभी कभी फैक्चुअल नॉलेज पूछ ली जाती है, वहां के आधार पर थोड़ा सा ये समराइज किया है। इस टेबल को आप देख सकते हैं। तो जैसे जो तिथि वाली घटनाएं बन जाती हैं, कभी कभी जो मटेरियल में नहीं आ पाती हैं, कभी आ जाती हैं, कभी नहीं आ पाती, तो उनको एक जगह यहां पर रख दिया गया है, ठीक है ना। जैसे 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के साथ हम जम्मू कश्मीर का विलय कर रहे हैं, इस पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 1 जनवरी 1947 को नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर विवाद ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रेषित कर दिया। 1 जून 1949 ये तारीख है, जम्मू कश्मीर में यूएनओ की देखरेख में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव आया। लेकिन जनमत संग्रह, भारत ने अपनी शर्त रखी। भारत ने शर्त रखी कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह तब तक नहीं मानेंगे जब तक वहां से पाकिस्तान सेना पूरी तरह से बाहर न निकल जाए।
पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, जो जम्मू कश्मीर हमारे कब्जे में है वो रहने दिया जाए, जो भारत के कब्जे में है वो रहने दिया जाए और जनमत संग्रह करा लीजिए। जाहिर सी बात है इसको भारत नहीं मान सकता था, ठीक है ना। तो ये बात कुल मिला के जनमत संग्रह वो आज तक हो ही नहीं पाया है। तमाम कोशिशें यूएनओ ने की। कश्मीर वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो यूएनओ के जितने प्रयास हैं वो सारे हमने प्रयास वहां पर पढ़े थे कि कब अलग 5 राष्ट्रों का संघ बनाया गया था, फिर उसके बाद 2-3 बार वहां पर प्रतिनिधि बनाए गए, लेकिन कोई सफलता मिल नहीं पाई। तो यह जनमत संग्रह आज तक वहां पर पड़ा हुआ है और अब देखिए क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कभी हो भी पाएगा, क्योंकि कौन पूछता है यार, जनता की राय कौन पूछता है, ठीक। इन सब मामलों में खासकर शुरुआती दौर में जिस समय भारत विभाजन वगैरह की त्रासदी से जूझ रहा था, ठीक है ना। यहां पर 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर की राज्य संविधान सभा आपकी अस्तित्व में आई। यहां पर राज्य की संविधान सभा बन गई क्योंकि जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, इसके बाद जो शेख अब्दुल्ला से नेहरू जी का समझौता हुआ था, क्यों, शेख अब्दुल्ला को विश्वास में लेना जरूरी था। हरि सिंह राजा जरूर थे, लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा पकड़ जो थी वो शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है इसकी थी, ठीक है ना। अगर इसको आपका कहना चाहिए कॉन्फिडेंस में न लिया जाता तो हो सकता था कि राजा तो आपके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जनता विद्रोह कर देती, और जनता विद्रोह कर देती तो जूनागढ़ जैसी स्थिति बन जाती। जूनागढ़ के जो आपके नवाब थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन जनता ने विद्रोह कर दिया, नतीजा जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। ये नेहरू जी नहीं चाहते थे, ये सरदार पटेल जी भी नहीं चाहते थे, हालांकि थोड़ा सा उनमें राय में भिन्नता थी। सरदार पटेल चाहते थे कि पहले सेना भेज दी जाए और सेना भेजने के बाद पहले पाकिस्तानियों को निकाला जाए, विलय पत्र वगैरह के बाद ये चीजें बाद में देख लेंगे। नेहरू जी कह रहे थे नहीं, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए और ये शेख अब्दुल्ला को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, तो ये चीजें होती हैं। खैर, तो यहां पर 31 अक्टूबर 1951 को राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में आई। क्योंकि संविधान सभा इसलिए कि शेख अब्दुल्ला को वचन दे दिया गया था कि आप भारत के साथ रहिए, आप अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जनता जो है उसे भारत के साथ रखिए, और राज्य में हम आपको लगभग जो राज्य की अपनी स्वायत्त चीजें हैं वो आंतरिक शासन में स्वतंत्रता देंगे, ठीक है ना। तो ये जम्मू कश्मीर की अलग संविधान होगा, ये यहीं पर तय हो जाता है, ठीक। 15 नवंबर 1952 अनुच्छेद 370 के तहत सदर ए रियासत और वजीर ए आलम का पद बनाया गया। कर्ण सिंह को बनाया गया सदर ए रियासत, जो हरि सिंह के पुत्र थे, आज भी हैं, और शेख अब्दुल्ला को वजीर ए आजम बना दिया गया, ठीक है भाई। ये काम भी हो गया। 370 यहां पर लागू हो गया। अब तो 370 समाप्त भी हो चुका है तो उसकी बात अलग है, लेकिन इतिहास में तो लगता है, तो इतिहास में ये सवाल बनता है भाई। 10 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है इसने भारत में जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसके विलय की सहमति दे दी। जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने इसकी सहमति दे दी कि नहीं भाई, जो भारत में विलय हुआ है ये केवल और केवल ये नहीं माना जाएगा कि महाराज की इच्छा थी तो विलय हो गया, नहीं। संविधान सभा इस बात को स्वीकार करती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। और संविधान सभा ने स्वीकार किया, माने कि इसको हम किसका क्राइटेरिया में रखेंगे, जन स्वीकृति, यानी जनता की स्वीकृति यहां से मिल गई, ठीक है ना। 30 अक्टूबर 1956 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हो गया, लागू हो गया। जो अनुच्छेद 3 राज्य के निर्माण वगैरह से, ठीक है ना। पहले में तो है भारत और राज्य संघ, इस तरीके से अनुच्छेद जो भाग प्रथम है ना उसमें जो राज्यों का निर्माण ये सब, तो वो आपका आ गया। तो जम्मू कश्मीर में 1956 से अनुच्छेद 3 लागू हो गया और 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा, जो जम्मू कश्मीर की संविधान द्वारा सभा है, उसने राज्य का पृथक संविधान पारित कर दिया, जो अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं है, अब तो जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये उस समय आपका 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा राज्य का पृथक संविधान आपका पारित हो गया, ठीक है ना। 26 जनवरी 1957, चूंकि भारत सरकार ने कहा कि भाई देखिए संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को,
तो संविधान सभा ने कहा कि ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल हम भी इस तिथि का सम्मान करेंगे। तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर प्रदेश में नया संविधान भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में यह नया संविधान भी लागू हो गया भाई। 1960 में जम्मू कश्मीर को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ले आया गया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, अब जैसी जो अदालतें होती हैं, जैसे सबसे नीचे क्या होती हैं, जिला अदालतें होती हैं, इसके नीचे और अदालतें भी होती हैं, लेकिन आप मोटा माटी समझ लीजिए तो सबसे पहले जिला अदालत होती है। अगर आप जिला अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है ना, तो उच्च न्यायालय जाएंगे। अगर आप उच्च न्यायालय के न्याय से भी आपके संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या उच्चतम न्यायालय जाएंगे, ठीक है ना। यह भारत में न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब सभी प्रदेशों में, सभी जगहों पर, पूरे भारत में यही सिस्टम लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स होंगे, जो निर्णय होंगे, वो सभी अदालतों में लागू होंगे, ठीक है ना। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था हमारे यहां है। 1960 में जम्मू कश्मीर प्रदेश को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ले आया गया, यानी जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन लाया गया 1960 से। इसी तरीके से 30 मई 1965 को 6वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 1965 के द्वारा जो राज्य में सदर ए रियासत और वजीर आजम के पद हुआ करते थे, उन्हें कर दिया गया खत्म। बोला कि भाई देखिए, राज्य में आप अलग संविधान तो चला रहे हैं, ठीक है चलाइए, कोई बात नहीं, आपकी जनता चाहती है। लोकतंत्र की जो आत्मा है वो क्या है? लोकतंत्र की आत्मा यही है कि व्यवस्था वो होनी चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो। लोकतंत्र में दबाव महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी व्यवस्था के तहत दबाए गए। तो संविधान कश्मीर की जनता अपना अलग चला रही है, ठीक है भाई, डेमोक्रेसी है, आप लोग भारत के साथ निष्ठा रखते हैं, रखिए। आप अपने कुछ अलग नियम बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, इट्स ओके। लेकिन ये जो भाई जो सदर ए रियासत और वजीर आजम, ये जो अलग नाम चल रहे हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है ना, कि ये पूरे देश से थोड़ा अलग दिख रहे हैं। अरे भाई इनका नाम बदल दो केवल, बाकी पद वही बने रहेंगे, अधिकार वही बने रहेंगे। तो इस बात पर सहमति बन जाती है। नतीजा, जो आपका सदर ए रियासत का पद है, इसे राज्यपाल कहा जाने लगा अन्य प्रदेशों की तरह, और वजीर आजम का जो पद है, इसे मुख्यमंत्री कहा जाने लगा आपका अन्य प्रदेशों की तरह। और इस आधार पर मोहम्मद गुलाम सादिक पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद गुलाम सादिक कांग्रेस के थे, ये पहले मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बनते हैं। तो यहां पर ये लोकतंत्र की आत्मा की ही बात है। भाषाई आधार पर भी जो चीजें आपने अभी पढ़ी वो भी यही है भाई। लोकतंत्र में आप किसी पर भाषा थोप नहीं सकते। आप एक कन्नड़ वाले व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि नहीं आज से तू पंजाबी पढ़ेगा, ये नहीं होगा, है ना। वो कहेगा अन्ना, आप कहोगे नहीं अन्ना नहीं, अब आपको अन्ना वन्ना नहीं, है ना, मतलब कुछ और बोलना है, वॉट एवर जो भी हो। मुझे ना पंजाबी आती है ना कन्नड़ आती है, तो नहीं तो मैं उदाहरण देके समझा सकता था। तो खैर, तो ये भाषाई आधार पर भी अगर प्रदेश में या देश में एक बड़ा समूह चाहता है कि वो अपनी भाषा को जिंदा रखे, अपनी भाषा के आधार पर अपना संस्कृति की रक्षा करे, तो करे। लोकतंत्र यही कहता है। लोकतंत्र में दबाव नहीं है, आप देश में विश्वास रखिए। अच्छा, जो सरकार का डर था कि इससे राष्ट्रीय एकता बाधित हो सकती है, वो डर पूरी तरह से निर्मूल साबित हुआ, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्य बन भी गए, और भाषाई आधार पर राज्य बनने के बाद जो विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी, यह कॉन्सेप्ट और मजबूत हुआ। भाषाई आधार पर राज्य बनने पर जो डर था सरकार को कि इससे राष्ट्रीय एकता खंडित हो सकती है, वो खंडित वंडित बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि भाषाई आधार पर राज्य बनने के बाद जैसी एकता चल रही थी वो वैसी ही चलती रही। चाहे तमिल भाषी हो, चाहे तेलुगु भाषी हो, भारत के मामले पर सब एक है। देश के लिए सबके हृदय में बराबर प्रेम है। तो ये भय जो था सरकार का, वो निर्मूल साबित हुआ और लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा भी हो गई। तो लोकतंत्र का यही मूल मंत्र होता है, लोकतंत्र। लोक यानी जनता, तंत्र माने शासन। तो जनता जो चाहती है वही तो शासन है, और सभी जनता देश की एक ही चीज चाहे ये हो नहीं सकता।
तो फिर यहां पर क्या किया जाए, तो फिर यह किया जाए कि अधिकतम जनता जो चाहती है, यानी कि अधिकतम जनता का मतलब समाज कह लो, है ना, समाज या जन समाज जो चाहता है वो लोकतंत्र में हो जाना चाहिए, अगर वह चीजें नैतिकता। अब लोकतंत्र का मतलब यह भी नहीं हो सकता कि आप एक ऐसा समुदाय बना लें कि भाई हमारा धार्मिक समुदाय अलग बन गया है और हमारे समुदाय में 3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। आपने एक समुदाय बना लिया और आपने कहा हमारे समुदाय में भाई 3 करोड़ लोग हैं, और हमारे समुदाय की धार्मिक मान्यता यह है कि हम लोग प्रति पूर्णमासी को, यानी हर महीने चौराहे पर एक भैंसे की बलि चढ़ाएंगे। भैंसा की क्या करेंगे, बलि चढ़ाएंगे। अब चौराहे पर आप अपना घूम रहे हैं मोटा सा तलवार लेके, भैंसा खड़ा हुआ है, आपने गर्दन काट दी, क्योंकि भाई आपके समुदाय है और समुदाय के हिसाब से लोकतंत्र के हिसाब से होना चाहिए। वहां पे आपने भैंसा की बलि काटी और वहां पर खून देख के 6 महिलाएं बेहोश हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए। जन समाज के हिसाब से जो जनता की इच्छा है, अगर नैतिकता का खंडन नहीं हो रहा है, नैसर्गिक न्याय के नियम नहीं टूट रहे हैं, नैसर्गिक न्याय के नियम नहीं टूट रहे हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, और आपके फैसलों से या जन समाज की इच्छा से किसी अन्य समुदाय को समस्या नहीं हो रही है, तो लोकतंत्र में वो मांगें मान ली जाती हैं, ताकि जनता प्रसन्न रहे, जनता अपना सुखी रहे, जनता सुरक्षित महसूस करे, अपनी संस्कृति की, अपनी परंपराओं की रक्षा कर सके। लेकिन उसके लिए जरूरी यही है भाई कि नैतिकता के नियम नहीं टूटने चाहिए, आपके नैसर्गिक न्याय के नियम नहीं टूटने चाहिए, संविधान के उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब जन समाज का इच्छा या जन इच्छा का मतलब ये थोड़ा ही है कि मान लीजिए कोई कहे, अभी गुजरात का लोग कहने लग जाए नहीं भाई हमें तो अपना अलग गुजरात का देश बनाना है, तो उसको मान लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो नैसर्गिक न्याय यानी संविधान का भी खंडन नहीं होना चाहिए, और किसी अन्य समुदाय को अगर समस्या नहीं है और उससे कोई व्यवहारिक समस्या अन्य प्रकार की नहीं आ रही है, तो लोकतंत्र में वो डिमांड्स मान ली जाती है। इसी आधार पर जो विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट आया, भाषाई आधार पर राज्य बनाने की डिमांड्स मान ली गई, क्योंकि उससे किसी को कोई समस्या थी नहीं। राज्य आप बना ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्रांत बनाए बिना देश का शासन चला लेंगे, देश का शासन चलाने के लिए राज्य आप बना ही रहे हैं, तो भाषाई आधार पर बना दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। पहले सरकार डर रही थी कि राष्ट्रीय एकता खंडित हो जाएगी, लेकिन आंध्र प्रदेश बन गया, उसके बाद अन्य राज्य भी बन गए, एकता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, तो यह समस्या हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है ना। यही चीज जम्मू कश्मीर में है भाई। अगर वहां की जनता चाहती थी कि एक अलग संविधान रहे या हमारे आंतरिक प्रशासन में कुछ अलग चीजें रहें, तो ठीक है भाई, लोकतंत्र के नाते आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कर लो। बस इससे क्या है कि देश की एकता और अखंडता बाधित नहीं होनी चाहिए, इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, और सरकार जो है इसी का विरोध करती है। आज जम्मू कश्मीर में जो कहना चाहिए गोली बंदूक फौज पुलिस ये सब होता है, इसीलिए है कि एकता और अखंडता को खंडित नहीं होने देना है। वहां पर जो कुछ एक लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो अलगाववादी आंदोलन चलाते हैं, वो चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में 3 तरीके के लोग हैं, ये आप समझ लो। एक वो जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, ठीक है ना। एक वो जो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत में मर्ज हो जाए। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग वह भी है जो आज भी यह चाहता है कि जम्मू कश्मीर ना भारत में मिले ना पाकिस्तान में मिले, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बन जाए, ऐसे भी लोग हैं। ये 3 विचारधाराएं वहां पर है, ठीक है ना। भारत की एकता अखंडता खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी स्वतंत्रता की बात नहीं सुनी जाएगी। जो लॉबी है जो कहती है कि जम्मू कश्मीर को हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि देश की एकता बाधित होती है। और जो लोग कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे, उनकी तो कतई नहीं सुनी जाएगी। ये कौन सी बात है? एकता, अखंडता, नैतिकता, नैसर्गिक न्याय, संविधान और किसी अन्य समुदाय की समस्या वाली बातें नहीं होनी चाहिए, तो जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से चलता रहे, ठीक है ना। तो यही चीजें आपकी यहां पर होती हैं। उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी, जो सरकार ने वहां पर जम्मू कश्मीर में अलग संविधान लागू करने की इजाजत दे दी। आज की परिस्थितियां दूसरी हैं, इस कारण से सरकार ने वो अलग संविधान वाला प्रावधान वहां से हटा दिया। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे। अब जो एक चीज आती है भाई, शिमला समझौता होता है भाई। शिमला समझौता क्या 1971 में हो गया भारत पाकिस्तान में युद्ध। ये युद्ध आपका जो आप आईआर पढ़ते हैं या जो आपका कहना चाहिए करंट इश्यूज पढ़ते हैं उसमें आता है,
ठीक है ना, या डिफेंस वाले मटेरियल, जो इंटरनल सिक्योरिटी वाले मैटर्स आते हैं उनमें आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने युद्ध की डिटेल आपको यहां पर नहीं ली है। ठीक है ना। 1971 में युद्ध और 72 में आपका युद्ध होता है पाकिस्तान से, और इसी युद्ध में बांग्लादेश को अलग कर दिया जाता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है पाकिस्तान से, स्वतंत्र बांग्लादेश का जन्म होता है। तो पाकिस्तान को इस युद्ध में बहुत क्षति हुई। इसके अलावा जो इस युद्ध के बाद समझौता होता है वो आपका शिमला समझौता होता है। ये शिमला समझौता आज भी माना जाता है। आज भी जब शांति की बातें होती हैं तो दोनों देश यही कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, शिमला समझौते के हिसाब से नियम कानून बनने चाहिए या हमारे बीच वार्तालाप होना चाहिए। तो शिमला समझौता के प्रमुख प्रावधान कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। देखिए तो भाई ये हुआ आपका 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता साइन होता है, इस पर दस्तखत होते हैं। दोनों देशों के मध्य जो 25 वर्षों से विवाद हैं, यानी आजादी के समय से, दोनों अलग देश बनने के समय से, उनका हल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत द्वारा किया जाए, ये बात इस समझौते में की गई है। युद्ध का विनाश ना किया जाए, क्योंकि युद्ध में दोनों देशों का नुकसान होता है, कोई सकारात्मक चीज निकल के आती नहीं है। तो ये बात है भाई, विवाद जो भी विवाद के बिंदु हैं उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। दोनों पक्ष एक दूसरे की भाई क्षेत्रीय अखंडता, सार्वभौमिकत्व और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करें। क्षेत्रीय अखंडता ये ना करें कि आप आक्रमण कर दे रहे हैं, अपनी अपनी क्षेत्रीय अखंडता, यानी ये अच्छी बातें की गई, मानता कौन है? कम से कम पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं मान रहा है, लेकिन ये बातें समझौते में हैं कि क्षेत्रीय अखंडता, सार्वभौमिकत्व, यानी ये बातें नहीं सोची जाएंगी कि हम भारत को नष्ट कर देंगे, भारत ये नहीं सोचेगा कि कल हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, ये नहीं, ठीक है ना। और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान का भाव रहे, दोनों देश अपनी अपनी जगह करते रहे। दोनों देशों में भाई यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके चार्टर के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। यह भी नहीं करना है, युद्ध की बात नहीं करनी, क्योंकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान में सन 1972 तक 3 युद्ध हो चुके हैं और तीनों युद्ध में पाकिस्तान की हुई है पराजय, ठीक है ना। लेकिन पराजय तो हुई, लेकिन नुकसान तो भारत का भी हुआ है। तो युद्ध नहीं करेंगे, यूएनओ चार्टर कहता है कि भाई बातचीत से मामले को निपटाएंगे। शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा सभी आपसी समस्याओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, चाहे वह सीमा विवाद हो, चाहे वह जल बंटवारा से विवाद हो, ठीक है ना, या कोई भी अन्य विवाद। लोग इधर उधर आ जाते हैं, चले जाते हैं, ये सब कई बार, क्योंकि कई जगह पर हमारी पाकिस्तान से सीमा इस तरीके की है कि पता ही नहीं चलता है कि आप कब भारत में हैं, कब पाकिस्तान में चले गए, या कब पाकिस्तान में हैं, कब भारत में चले गए। ये आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है या भारत में है, वो गलती से नदी वगैरह में गिर गया, अब पानी में बह गया तो दूसरे देश में चला गया। तो ये चीजें हो जाती हैं, नेचर है भाई। आपने देश बाउंड्री से बांट दिए हैं, नदियों और हवाओं को थोड़ी ना बांटोगे, उनको तो नहीं बांट सकते। तो पता चला पाकिस्तान में था, नदी में गिर गया, बहते हुए भारत में आ गया, जब तक पानी में से निकल पाया तब तक भारत में खड़ा है। तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाए जाएं। आमतौर पर जो होता है ना, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, कोई अगर सीमा वगैरह पार करके आ जाता है ना, और जैसे कोई ताजा मुद्दा नहीं चल रहा है, जैसे पुलवामा वाला ताजा मुद्दा हो गया था, वो नहीं चल रहा है, शांति टाइप की चल रही है, तो लोग, सैनिक जो है ना, एक दूसरे की तरफ भगा देते हैं, जाओ अपनी तरफ जाओ, भगो चलो यहां से। उसकी तलाशी वलाशी ले ली, अगर वो कोई विवादित नहीं निकला, कुछ उसके पास ऐसा नहीं मिला कि जासूस आसूस वाली बात, तो भगा देते हैं अपने, जाओ भागो, क्योंकि वो भी जानते हैं भाई कि गिरफ्तार करेंगे, कार्रवाई होगी, फिर ये वो, तो उससे बचो। कॉमन पीपल हैं, इनको परेशान करने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे अक्सर कर ये होता है, कोई बकरियां चरा रहा है, उसकी बकरी दौड़ते दौड़ते पाकिस्तान में चली गई, पकड़ने के लिए पीछे दौड़ गया, बेचारे को पता ही नहीं चला कि कब बकरी ने और कब व्यक्ति ने पाकिस्तान की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा पार कर दी। उधर पाकिस्तान रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया, और अगर उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं नहीं चरवाहा है, ठीक है, तो जाओ चलो। सेम इंडिया में भी यही करते हैं। तो नॉर्मली चूंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं या जो भी हैं जो सेना में तैनात हैं, तो बताते हैं कि नॉर्मल जो पीपल होते हैं, अगर कोई शक नहीं है तो उसको मैटर को ऊपर जाने ही नहीं देते हैं, वहीं से अपना चलो ठीक है। इसी तरीके से मछुआरे होते हैं। अब समुद्र में कोई लाइन तो खिंची नहीं है, मछुआरे जाल फेंक रहे हैं, चारों तरफ केवल पानी पानी दिख रहा है, कहीं जमीन दिख ही नहीं रही है। अब कब वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए
या कब पाकिस्तान के मछुआरे भारत की जल सीमा में आ गए, ये मछुआरों को पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना। तो अक्सर करते यही है कि उनको बता दिया जाता है कि आप गलत जगह आ गए, पीछे निकल लो, तो लोग निकल लेते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ सीमा पर या कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर रहता है तभी गिरफ्तार करते हैं, वरना वो गिरफ्तार करते नहीं, केवल तलाशी वलाशी ले लेते हैं। अगर संदिग्ध नहीं है, नॉर्मल पीपुल लग रहे हैं, तो वापस कर देते हैं, ये व्यवहारिक तरीके से। अच्छा, होना भी यही चाहिए। आप हर चीज, जब इतनी पड़ोसी सीमा लगी हुई है, तो हर चीज कागजों के आधार पर नहीं कर सकते हैं। वहां समझदार लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए जो इन चीजों को आसानी से कर सके, और वही वहां ज्यादातर होता है। जो युद्ध हुआ था उसमें यह भी कहा गया शिमला समझौते में कि जो एक दूसरे के युद्ध बंदी हैं उनको वापस कर दिया जाए। यह भी शिमला समझौते में प्रावधान था। ठीक है ना। तो ये मुख्य प्रावधान 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, ये चीजें उसमें की गई। अब यहां पर देखिए, राजनीतिक और विविध परिदृश्य करके ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं 1974 से 1964 तक और 1947 से 64 तक, तो क्या क्या समस्याएं भारत को सामना करनी पड़ती हैं। अगर निबंध में या मेंस में लिखने को आता है तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके लिख देना है। हर पॉइंट में 2-2 4-4 लाइन लिख देनी है, हेडिंग नहीं डालनी है, बस लिख देनी है। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में देखो क्षेत्रवाद की समस्या आई। ठीक है ना। क्षेत्रीय आधार पर लोग अपनी पहचान डिमांड करने लगे। सांप्रदायिकता की समस्या आई, आतंकवाद की समस्या आई, बाह्य आक्रमण की समस्या आई। ये सब भारत में स्वतंत्रता के बाद समस्या झेलनी पड़ी। ठीक है ना। कभी कभार सवाल आ जाता है स्वतंत्रता के बाद क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, या भारत का निर्माण किन समस्याओं से या किन चुनौतियों से जूझते हुए हुआ, तो ये सब चीजें उसमें लिखनी होती है। ठीक है ना। इनको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की वर्ड लिमिट के हिसाब से विस्तार दे देंगे। पृथक राज्यों की मांग भी आपकी भारतीय राज्यों को प्रभावित आज भी देखो चल रही है। विदर्भ अलग मांगा जा रहा है ना। विदर्भ के प्रांत की अलग मांग हो रही है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल और उधर वो अपनी गोरखा परिषद, वो अलग गोरखा लैंड डिमांड कर रहे हैं। तो ये चीज भी चलती रही कि अलग अलग आधार पर पृथक राज्यों की डिमांड भी आपकी आगे चलती रही। और क्या देखो चुनौती आती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो 2 ध्रुव बने, अमेरिका और सोवियत संघ, यहां पर दोनों गुट भारत के सामने चारा डाल रहे थे। अमेरिका कह रहा था भाई आप हमारे पाले में आ जाइए, और सोवियत संघ कह रहा था हमारे पाले में आ जाइए। ऐसे में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। ठीक है ना। तो ये जो आपके शीत युद्ध जो होता है उन सब से बचते हुए किस तरीके से भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति डेवलप की, ये भी एक चुनौती थी। तो ये एक बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आती है कि जो अमेरिका और सोवियत संघ में देश बट गया, वो दुनिया बट गई, उसमें भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये आपकी प्रमुख चुनौती रहती है। इसके अलावा चुनौती में देखिए तो उद्योग वगैरह की, यानी अर्थव्यवस्था की चुनौती भी देखेंगे ना, तो औद्योगिक विकास की चुनौती आपकी। ठीक है ना। कृषि की समस्या आज भी चल रही है, कृषि के किसान आज भी गरीब है, तो ये आज तक दूर नहीं हो पाई है, अभी भी कर रहे हैं। तो उद्योग की, कृषि की, पूंजी की, विश्व व्यापार की, ऊर्जा की, यानी आधारभूत संरचना जो डेवलप नहीं थी, केवल ऊर्जा क्या पूरी आधारभूत संरचना अंग्रेज तोड़ ताड़ के चले गए, तो उनके पास क्या था, उन्होंने मतलब तोड़ के नहीं, इन द सेंस कुछ बनाया ही नहीं, तो भारतीयों को डेवलप करनी थी। ये सारी समस्याओं से जूझते हुए देश आगे बढ़ा। 1-2 फैक्ट है, कभी कभार पूछे जाते हैं। तो देखिए 1952 में आपके प्रथम आम चुनाव हुए। एक्चुअली प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 और 52 दोनों में हो पाए थे। ठीक। और जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, याद रखेंगे। इसके अलावा 1957 में जो दूसरा आम चुनाव होता है, इसमें भी कांग्रेस की केरल के अतिरिक्त सभी प्रांतों और केंद्र में विजय हुई। केरल में यहां पर पहली गैर कांग्रेस सरकार बनती है जो कम्युनिस्ट सरकार रहती है, यानी कांग्रेस का जो एक छत्र राज्य पूरे भारत में था, वो दूसरे आम चुनाव से ही आपका केरल में बदलाव आ गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। इसी प्रकार से जो आपका 1962 में तृतीय आम चुनाव होता है, यहां पर भी कांग्रेस को 361 सीटें मिलती हैं। कभी कभार पूछा जा सकता है कि भाई पहला कीमती है, जो याद करने वाली बात है, पहले चुनाव में कितनी सीटें मिली। इसके अलावा पहली बार कोई प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो इनको ध्यान रखेंगे।
बाकी चीजें तो अपना चलो ठीक है। तीसरा वाला नहीं भी याद रखेंगे कि तीसरे चुनाव में कितनी मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसी तरीके से पहला जो भाई 1962 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनता है। ये आप जो राज्य निर्माण होता है पॉलिटी में ज्यादा अच्छे तरह से बताते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ज्यादा विस्तार में मैं गया नहीं, क्योंकि ये टॉपिक भी पॉलिटी का ही है, तो पॉलिटी में आपके बताते हैं, इसलिए यहां पर अपने को ज्यादा विस्तार देने का मतलब है नहीं। इसी प्रकार से 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर, तारीख आपको याद होगी। इससे पहले आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो जान लीजिए, 1958 में आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, 1952 में आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था का परीक्षण किया गया था, ठीक है ना, प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया गया था, सफल लगी, तो नेहरू जी ने फिर आपकी 59 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, क्योंकि ये साहब आप जानते हैं पुर्तगालियों के कब्जे में थे, वो जा ही नहीं रहे थे, उनको मार के भगाना पड़ा था यहां से। तो गोवा, दमन और दीव का स्वतंत्रता दिवस आपका इस समय पहली बार 61 में मनाया जाता है। तारीख याद नहीं रखनी है, बस 61 याद रखना है। 1950 में अन्ना राज्य जॉर्ज देश की पहली महिला IAS बनी थी, स्वतंत्र देश की। और 1950 में ही लक्ष्मी मेनन केंद्र में प्रथम महिला मंत्री बनी थी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो पहली मंत्री, महिला मंत्री स्वतंत्र भारत की लक्ष्मी मेनन ही रहती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, जो केंद्र में महिला मंत्री, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आज एक छोटा सा ही सेशन रखते हैं, यहीं तक की चीजें आज रखी हैं। तो ये कुछ एक चीजें आज आपको प्री और कुछ एक चीजें मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हुई। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को देखिएगा जरूर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जो विशेष रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कोई सवाल लगता है टॉपिक से, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में प्रेषित कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर कमेंट के द्वारा रिप्लाई देना संभव हुआ तो कमेंट के द्वारा दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं वर्बली आपको रिप्लाई आपके कमेंट के क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, और बहुत जल्दी आप समझ लीजिएगा लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, थोड़े से चल रहे हैं, 1-2 दिन चलेंगे, उसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए इतना टॉपिक आप कवर कीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा मुझे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी, फ्रूटफुल लगी, तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइएगा। तो आज की बात यहीं तक दोस्तों, थैंक यू, आप लोगों ने सुना इतनी देर तक और कुछ चीजें जानी। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपका मैं कल ही कोशिश करूंगा, कल ही कर दूंगा, क्लास कंटिन्यू रखने की कोशिश पूरी रखेंगे, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी इसको लाइव सेटअप में हम लोग चेंज कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, टाइमिंग आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, ओके देन, बाय बाय। आज यहीं तक बात।